कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी के प्रैक्टिस सेट जो हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के द्वारा लेकर आए जाते हैं। तो आज हम इसका 6वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं से संबंधित क्वेश्चन है। कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिनमें से हमें अपना आंसर देखना होगा। संक्रमण के विरुद्ध रक्षा का कार्य करती हैं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं, थक्का जमाने वाले घटक के रूप में कार्य करती हैं, या फेफड़ों के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। तो आंसर होगा आपका, श्वेत रक्त कणिकाएं किस रूप में कार्य करती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं यह भिन्न प्रोटीनों को नष्ट करती हैं। इस प्रकार यह शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, संक्रमण के विरुद्ध रक्षा का कार्य करती हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि उनके पास मजबूत पंख होते हैं, उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, वे अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करती हैं, या वे रात्रिचर हैं। तो चमगादड़ जो हैं ये अंधेरे में भी उड़ सकती हैं, और अंधेरे में उड़ सकने का जो कारण होता है इनका, वो होता है अल्ट्रासोनिक तरंगें। ये अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करती हैं जिससे सामने से आ रही वस्तु को ये अपनी तरंगों के द्वारा महसूस कर पाती हैं और उड़ने में खुद की सहायता कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन, सूखे क्षेत्रों में पेड़ के पत्तों का आकार छोटा होता है, इसका कारण क्या है। 53 क्वेश्चन, सूखे क्षेत्रों में जहाँ पानी कम पाया जाता है, नमी कम पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में पेड़ के पत्तों का आकार बहुत छोटा होता है। इसका क्या कारण है। उपापचय की कमी, वाष्पोत्सर्जन की कमी, सामान्य विकास बनाए रखना, या पौधों को जानवरों से बचाना। तो इसका जो सही आंसर होगा, सूखे क्षेत्रों में पेड़ के पत्तों का आकार छोटा होता है। रीजन होता है छोटी पत्तियों में, जो पत्ते छोटे होते हैं उनमें बहुत कम रंध्र होते हैं या नहीं भी होते, इसलिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी का नाश कम हो जाता है। वह पौधों को निर्जलीकरण से बचाती हैं। तो इस प्रकार जो छोटी पत्तियां होती हैं उनमें रंध्र कम होते हैं और पानी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो इसका कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन की कमी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है सबसे अधिक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तापीय ऊर्जा संयंत्र। सबसे अधिक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट तापीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रकार तापीय ऊर्जा संयंत्र सबसे अधिक पूछा गया है, कहाँ से होते हैं, तो तापीय ऊर्जा संयंत्रों से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं होती। कौन सी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं होती। कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं होती। चलिए देखिए, एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस या सिरोसिस। तो जो सिरोसिस बीमारी है यह अकेली ऐसी बीमारी है जो अत्यधिक शराब पीने के कारण या अन्य स्वास्थ्य विकारों के कारण होती है। अन्य 3 संक्रमणीय बीमारियां हैं, वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित हो सकती हैं। तो एड्स, हेपेटाइटिस और सिफिलिस ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित हो सकती हैं, जबकि सिरोसिस जो है यह व्यक्ति के स्वयं शराब पीने के कारण होती है। रासायनिक धुंध पाई जाती है। 56 क्वेश्चन, रासायनिक धुंध कहाँ पाई जाती है। तो रासायनिक धुंध गर्म, शुष्क और चमकीली जलवायु में पाई जाती है। गर्म, शुष्क और चमकीली जलवायु में पाई जाती है। धुंध से आशय है धुआं, कोहरा या धुएं जैसा कोहरा। रासायनिक धुंध के मुख्य अवयव असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर सूर्य की किरणों की क्रिया से ऑटोमोबाइल तथा फैक्ट्रियों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। मानव से बीमारी संचरित करने वाले कीड़े के संदर्भित किया जाता है। मानव से बीमारी संचरित करने वाले कीड़े संदर्भित किए जाते हैं। तो आंसर होगा डी, वेक्टर। कीड़े जो मानवों से बीमारियां संचारित कर सकते हैं वेक्टर कहलाते हैं।
मृत अंग सामान्यतः फार्मेलिन में संग्रहित होते हैं। फार्मेलिन में इसलिए क्योंकि यह एक निसंक्रामक की तरह कार्य करता है जो फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो ब्लैंक जगह रह जाती है, खाली जगह रह जाती है, इसे फिल करना है। तो फार्मेलिन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन है। मृत अंग 10% फार्मेलिन विलयन में संग्रहित होते हैं। सही आंसर होगा बी, एक्सवस फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए, नेत्र गोलक के संकुचन के कारण दूर दृष्टि दोष वाली आँख से देखा जा सकता है केवल। तो नेत्र गोलक के संकुचन के कारण दूर दृष्टि दोष वाली आँख से देखा जा सकता है। किसे देखा जा सकता है? दूर की वस्तुओं को उत्तल लेंस का उपयोग करके सही कर लिया जाता है। दूर की वस्तुओं को जिन्हें अवतल लेंस का उपयोग करके सही कर लिया जाता है, या निकट की वस्तुओं को जिन्हें उत्तल लेंस का उपयोग करके सही कर लिया जाता है, या फिर निकट की वस्तु जिन्हें अवतल लेंस का उपयोग करके सही किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। नेत्र गोलक के संकुचन के कारण दूर दृष्टि दोष वाली आँख को देखा जा सकता है केवल। तो आंसर होगा सी, निकट की वस्तुओं को जिन्हें उत्तल लेंस का उपयोग करके सही कर लिया जाता है। निकट की वस्तुएं जिन्हें उत्तल लेंस का उपयोग करके सही कर लिया जाता है उन्हें देखा जा सकता है नेत्र गोलक की सहायता से। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। 60 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और हमें इसे सुमेलित करना है। एक तरफ शुगर और दूसरी तरफ स्रोत दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है, यह सेल्यूलोज से बना होता है। फ्रक्टोज जो है शहद और अग्नफलों में पाई जाती है। फ्रूट शुगर है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, यह पाचन के दौरान माल्टोज में विखंडित हो सकती है। जबकि सुक्रोज सामान्य शुगर है, यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज मुक्त डिसेकेराइड हैं और यह गन्ने से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें जब मिलाने जाएंगे तो ये किस तरह से मिलेंगे। सेल्यूलोज जो है रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है, यह सेल्यूलोज से बना होता है। अगला फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? तो शहद में। फ्रक्टोज शहद और अन्य फलों में पाया जाता है, यह फ्रूट शुगर है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, यह पाचन के दौरान माल्टोज में विखंडित हो जाती है। जबकि सुक्रोज जो है सामान्य शुगर है। तो हम मिलाएंगे जो सी होगा माल्टोज को किससे मिलाया जाएगा? ये मिलाया जाएगा स्टार्च से। चलिए, इसके अलावा सुक्रोज बचा हमारे पास, और सुक्रोज जो है यह सामान्य शुगर है जो गन्ने में पाई जाती है। तो सही आंसर होगा हमारा ए। सेल्यूलोज रुई, फ्रक्टोज शहद, माल्टोज स्टार्च और सुक्रोज जो है गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाले पीएच का सही बढ़ता हुआ क्रम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाले पीएच का सही बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है? 61 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आंसर होगा ए, आमाशय रस और लार रक्त। आमाशय रस का पीएच मान 4.5 होता है, इसका पीएच मान कितना हो जाता है? 4.5। लार का पीएच मान जो होता है यह 6 से 7.4 के मध्य तक होता है, तो लगभग 6 से 7.4। जबकि रक्त का पीएच जो होता है यह होता है 7.4। तो यहाँ पे क्रम पूछा गया था, देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाले चीज़ों का पीएच सही बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो आमाशय 4.5, लार जो है 6.74 तक और रक्त जो है 7.4। अगला क्वेश्चन, जानवरों के निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हार्मोन और ताप को संचरित करते हैं तथा जल स्तर को बनाए रखते हैं? 62 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जानवरों के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक हार्मोन और ताप को संचरित करते हैं तथा जल स्तर को बनाए रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से लक्षित अंगों तक हार्मोन ले जाता है। इसमें ऊष्मा होती है और यह हीमियोस्टेसिस बनाए रखता है। यह वृक्क, त्वचा इत्यादि के लिए तरल पदार्थ पहुंचाने के द्वारा परासरण नियम में भी मदद करता है।
तो जानवरों के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक हार्मोन और ताप को संचरित करते हैं तथा जल स्तर को बनाए रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, जो है रक्त। और रक्त क्या है? तो यह एक संयोजी ऊतक है। 63 क्वेश्चन देखेंगे सभी और आंसर करेंगे इसका। वह अवधारणा जो प्राकृतिक पूंजी के व्यय को समायोजित करने के बाद राजस्व खाते में वास्तविक घाटा पता लगाने की कोशिश करती है, क्या कहलाती है? तो 63 क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा इसका बी, प्रभावी राजस्व घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया? कौन सा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 64 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को लगातार आय उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। यह योजना 1 अप्रैल 1999 से आरंभ की गई थी। 65 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष कर के वर्ग में शामिल किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर या सीमा कर? तो प्रत्यक्ष कर का सामान्य अर्थ है उस व्यक्ति द्वारा जिस पर कर लगाया जाता है सीधे सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कर का भुगतान करना। तो इनमें से जो आपका इनमें से हम देखेंगे संपत्ति कर, आयकर और निगम कर, ये तीनों ही किस प्रकार के कर हैं? तो ये तीनों ही प्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो जाते हैं। ये तीनों ही, इसके आंसर 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, तो प्रत्यक्ष कर पूछा गया है और निगम कर, संपत्ति कर और आयकर, ये तीनों ही प्रत्यक्ष कर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कोड सही हो जाएगा उनमें से? तो आंसर होगा ए, 1 2 3 तीनों। तो 1 2 और 3 निगम कर, आयकर और संपत्ति कर तीनों ही प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, जैसा कि भी हमने ऑप्शन में भी देखा था। 66 क्वेश्चन, एक उत्पादक कंपनी के लिए कम समय में उत्पादन की निश्चित लागत निम्नलिखित में से क्या है? एक उत्पादक कंपनी के लिए कम समय में उत्पादन की निश्चित लागत निम्नलिखित में से क्या है? 66 क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा ए, इमारतों पर बीमा। इमारतों पर बीमा कम अवधि से उत्पादक कंपनी के लिए निश्चित लागत है। 67 क्वेश्चन, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के खर्च को प्रभावित कर सकती है कराधान, सब्सिडी, व्यापक आर्थिक नीतियाँ या फिर अनुदान। नीचे दिए गए कोटों में से आंसर करना है। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के खर्च को प्रभावित कर सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, ये सभी जो हैं ये सभी चारों निजी क्षेत्र के खर्च को प्रभावित कर सकते हैं। यूएन की स्थापना कब की गई थी? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना पूछी गई है 68 क्वेश्चन में। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय राष्ट्रीय आय खातों के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं? दिए गए कोटों से आंसर देना है। तो कौन से व्यवसाय राष्ट्रीय आय खातों के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं? 69 क्वेश्चन, उत्पादन, निर्माण, गैस और जलापूर्ति और खनन और उत्खनन, तो इनमें से कौन से हैं जो द्वितीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं? 69 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 2 और 4। उत्पादन, निर्माण, खनन और उत्खनन, ये सभी किस में आ जाते हैं? तो ये सभी जो हैं 1 2 और 4 द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं। भारतीय रक्षा प्रणाली का सुप्रीम कमांडर कौन है? भारतीय रक्षा प्रणाली का सुप्रीम कमांडर जो है कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति में तीनों शक्तियाँ निहित होती हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अजंता और एलोरा की गुफाएं संबंधित हैं जैनियों से, बौद्ध से, हिंदुओं से या सिखों से? तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं संयुक्त रूप से ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रियासतों के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रियासतों के एकीकरण में जब भारत आज़ाद हुआ तो 562 रियासतें थीं जिन्हें भारत में किसके द्वारा मिलाया गया? तो रियासतों का एकीकरण जो था वल्लभ भाई पटेल ने बीपी मेनन के साथ मिलकर किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई। इसे रैडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने। आंसर क्या होगा? ए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 आक्रमण किए और इसका 16वां आक्रमण जो था यह गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? 75 क्वेश्चन। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई। महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि वह एक अर्धनग्न फ़कीर हैं? महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि वह एक अर्धनग्न फ़कीर हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी के बारे में विंस्टन चर्चिल का कथन है कि वे एक अर्धनग्न फ़कीर हैं। वह धर्म जिसने उपदेश दिया कि इच्छा सभी कष्टों का कारण है, किस धर्म में यह शिक्षा दी गई? इच्छा जो है सभी धर्मों का, सभी कष्टों का कारण है। तो यह जो था यह कहा गया बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नरम दलीय नहीं है? कौन सा एक जो है नरम दल से संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस जो है 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद से 2 भागों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल में पुराने नेता होते थे और गरम दल में लाल बाल पाल प्रमुख नेता थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल जो थे बिपिन चंद्र पाल, ये इसके प्रमुख नेता थे। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। बाल गंगाधर तिलक जो थे यह नरम दल के नहीं गरम दल के नेता थे। परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु 79 क्वेश्चन। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है, जबकि सूर्य में जो क्रिया चलती है उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता जिसे प्रदीप्त तीव्रता भी कहा जाता है, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है। मूल पदार्थ की मात्रा का, जूल कार्य का और केल्विन जो है तापमान का मात्रक है। बैटरी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम में कहा गया है कि ऊर्जा का कभी भी नाश नहीं होता, बस रूप परिवर्तित होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो बैटरी जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो 81 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी सबसे भारी गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सबसे भारी गैस है? तो आंसर होगा ए, रेडॉन। रेडॉन जो है सबसे भारी गैस है। फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकरण कर्मक गैस है। कौन सा शहर आईसीसी T20 फाइनल 2016 की मेज़बानी करेगा? एक उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा शहर आईसीसी T20 फाइनल 2016 की मेज़बानी करेगा? तो इसकी जो मेज़बानी करी गई थी यह कोलकाता के द्वारा की गई थी, कोलकाता के ईडन गार्डन में। 2015 में भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा देश सीमा समझौते को मंजूरी दी गई। यह समझौता किस देश के साथ हुआ? तो यह समझौता जो था यह संथाल नेपाल के साथ हुआ। भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय जो है 85 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो आंसर होगा संथाल। देखिए पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था 2015 में भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा देश सीमा समझौते को मंजूरी दी गई। यह समझौता किसके साथ हुआ? तो हम जानते हैं
आंसर होगा डी बांग्लादेश। आंसर क्या होगा? डी बांग्लादेश। ये जो था समझौता बांग्लादेश के साथ में हुआ। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो आंसर होगा संथाल। नेपाल और भारत के तटीय इलाकों में पाई जाने वाली स्वदेशी जनजाति है। यह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का चौथा नेविगेशन उपग्रह है? तो इसका आंसर होगा सी, IRNSSD चौथा उपग्रह है जो एक नेविगेशन उपग्रह नेटवर्क बनाएगा। यह अमेरिकन GPS के विकल्प की ओर कदम है। 87 क्वेश्चन, भारतीय नौसेना मुख्यालय की पश्चिमी कमान कहाँ स्थित है? तो भारतीय नौसेना मुख्यालय की पश्चिमी कमान जो है यह मुंबई में स्थित है। सवारी नृत्य संबंधित है। सवारी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा बी, असम से। संविधान में नागरिकता खोने के कितने तरीके बताए गए हैं? तो संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है और नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में किया गया है। तो हम जानते हैं भारतीय संविधान जो है नागरिकता खोने के 3 तरीके और नागरिकता पाने के 5 तरीके बताता है। तो यहाँ खोने के तरीके पूछे गए हैं तो आंसर होगा सी, 3। मौलिक अधिकारों का रक्षक और वारंटीकर्ता कौन है? मौलिक अधिकारों का रक्षक और वारंटीकर्ता कौन है? 90 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रमाणित हैं। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं यह भाग 4 से संबंधित हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और ये जो हैं ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, अर्थात न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो जो संविधान में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11वां मूल कर्तव्य जो है यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया और इस 11वें मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा जो है माता पिता का कर्तव्य बनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रिट मनमाने ढंग से हिरासत में रखने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है? तो हम जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने की गारंटी दी गई है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का दर्शक और गारंटी करता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है और ये कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? तो 5 प्रकार की। यह 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा रिट मनमाने ढंग से हिरासत में रखने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है? तो 93 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मनमाने ढंग से हिरासत में रखने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध के रूप में कार्य करता है और ये जो संविधान का अनुच्छेद 32 है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। संविधान संशोधन के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है? संविधान संशोधन के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है? 94 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अनुच्छेद 368 का। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधित करता है और यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उपरोक्त में से कौन से 2 राज्य बराबर राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये दोनों राज्य हैं, ये 2-2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं। कितने राज्यों के साथ? 5-5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं। यानी इनकी बाउंड्री जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की अलग अलग 5 राज्यों से स्पर्श होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया। क्वेश्चन पूछा गया 96 क्वेश्चन। वर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया पर विचार करने को कहा गया है।
तो भारत के साथ अपनी समुद्री सीमा कौन साझा करता है? वर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये तीनों ही हैं भारत से समुद्री सीमा स्पर्श होती है, मतलब समुद्र के द्वारा इन्हें अलग किया गया है और समुद्र से होकर हम एक देश से दूसरे देश पहुंच सकते हैं। यानी भारत से बर्मा भी पहुंच सकते हैं, थाईलैंड भी पहुंच सकते हैं और इंडोनेशिया भी पहुंच सकते हैं। तो ये तीनों ही देश जो हैं, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया, भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सी सीमा? लेकिन थल सीमा नहीं, बल्कि समुद्री सीमा। चोमोलुंगमा में स्थित है। चोमोलुंगमा कहाँ स्थित है पूछा गया है, तो चोमोलुंगमा जो है यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है। महलनगुर हिमालय, धौलगिरी हिमालय, वाल्टोरो हिमालय या जुगल हिमालय। तो इनमें से माउंट एवरेस्ट का एक कौन सा भाग हो जाता है? तो ए महलनगुर हिमालय, जिसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट का एक भाग महान हिमालय है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई 1 टेराबाइट के बराबर है? कौन सी इकाई जो है 1 टेराबाइट के बराबर है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। 1 TB बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1024 GB। और आज का अंतिम क्वेश्चन, 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 1024 बाइट्स के। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।